Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter, writing and city life. Now today's topic is a trading town in a pastoral zone. So come to the page number 41. A trading town in a pastoral zone. After 2000 BC, the royal capital of Mari flourished. You will have noticed the Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates. Map 3rd with its color coding shows that agriculture and animal rearing were carried out close to each other in this region. Some communities in the kingdom of Mari had both farmers and pastoralists, but most of its territory was used for pastoring sheep and goats. मारी जो कैपिटल है आफ्टर 2000 BC एक रॉयल कैपिटल जो शाही नगर है वो फ्लोरिश्ड हुआ था, बहुत अच्छे से फलने फूलने लगा। और इसका जो प्लेस बताया गया है मारी का, वो इस ऐसी जगह पर था जो कि वहाँ की जो हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर प्लेस था वहाँ पर ना होकर वो यूफ्रेट्स की जो अप स्ट्रीम था वहाँ पर बसा हुआ था। कलर कोडिंग में देखने से पता चलता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एनिमल रेयरिंग होती है, जो चरवाहे होते हैं, वो भी इन लोगों के साथ में रहते थे। साथ साथ ये दोनों होती थी, एग्रीकल्चर यानी कि वहाँ पर खेती भी होती थी, साथ ही जानवरों को पालने के और उनको चराने का काम भी किया जाता था। कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो इस किंगडम में साथ साथ रहते थे, जिनमें फार्मर्स और पास्टोरलिस्ट दोनों थे। इस टेरिटरीज का यूज़ मोस्टली जो शीप और गॉड्स हैं उनको रेयरिंग के लिए, उनको चराने के लिए होता था। Herders need to exchange young animals' cheese, leather and meat in return for grain, metal tool, etc. And the manure of a paint flock is also to great use of a farmer. Yet at the same time there may be conflicts. A shepherd may take his flock to water across a sown fields to the ruin of the crop. Herdsmen being mobile can raid agriculture villages and seize their stored food goods. For their part, shelters groups may deny pastoralists across access to river and canal water along a certain set of path. तो यहाँ जब हमने देखा कि मारी जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ही प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर तो था, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसे प्लेस पे ना होकर वह अप स्ट्रीम पे था यूफ्रेट्स की, तो वहाँ पर हर्डर्स भी रहते थे, साथ ही जो एग्रीकल्चर या जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी जो एग्रीकल्चर का काम करती थी, जो फार्मर्स होते थे, वो भी साथ साथ रहते थे। वहाँ पर हर्डर्स जो आते थे बाहर से भी या वहाँ रहते थे, वो ओनली उनका वर्क अपने जो शीप और गॉड थे उनको ही चराने का था। तो वो दूसरे जो उनका फूड है, दूसरी जो चीज़ें हैं, सामान है, उसके लिए एनिमल्स जो है उनका चाहे मीट हो, चीज़ हो या लेदर को एक्सचेंज करते थे और उनके बदले में ग्रेन, मेटल टूल्स और जो दूसरे उनकी ज़रूरत के सामान होते थे उनको लेते थे। और साथ ही जो एनिमल्स थे जिनको बाड़े में रखा जाता था, पेंट फ्लॉक जो ग्रुप झुंड था, उनका जो मैन्योर था वो भी फार्मर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल था, जो खाद का काम करता था उनकी फसलों के लिए। लेकिन उसी समय में उनके बीच में कई सारे झगड़े भी होते थे, और झगड़े इसलिए होते थे कि जो शेपर्ड्स थे वो अपने फ्लॉक को वाटर तक या रिवर तक ले जाने के लिए जो खेत होते थे जिनमें क्रॉप को उगाया जाता था, उनमें से लेकर जाते थे, तो उससे पूरी जो क्रॉप होती थी वो रुइन हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। और साथ ही वो लोग अपने जो सामान लेने के लिए, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनको लेने के लिए कई बार जो विलेजर्स थे, एग्रीकल्चर विलेज थे, वहाँ पर रेड भी डाल देते थे, और जो इकट्ठा करते थे, जो फार्मर्स थे वो इकट्ठा करके रखते थे अपना सामान, खाना वगैरह, उनको वो छीन लेते थे या चुरा लेते थे, लूट लेते थे। तो इसी वजह से जो फार्मर्स हैं या जो सेटलर्स ग्रुप होता था, वो पास्टोरलिस्ट जो होते थे, उन चरवाहे, उनको नदी के रास्ते तक या पानी का जो एक्सेस होता था, जो सर्टेन पाथ होता था, उसको
रोक बंद कर देते थे ताकि वे लोग वहाँ तक न जा सके। तो यही उनके बीच में लड़ाई का कारण होता था। Through Mesopotamian history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland. Shepherds would bring their flock into the shown area in the summer. Such groups would come in as herders, harvest laborers, or hired soldiers, occasionally become prosperous and settle down. A few gained the power to establish their own rule. These included the Akkadians, Amorites, Assyrians, and Armenians. The king of Mari were Amorites who dressed different from that of the origin inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe. Mesopotamian society and culture were thus open to different people and cultures, and the vitality of the civilization was prosperous due to this intermixture. तो इसके साथ ही जो मेसोपोटामियन हिस्ट्री है उसमें नोमेडिक कम्युनिटीज़ के बारे में भी बताया गया है कि जो नोमेडिक कम्युनिटीज़ होती थी वो उनके झुंड के झुंड जो डेजर्ट की तरफ से आते थे और उनमें अधिकतर शेपर्ड्स भी होते थे। ये अधिकतर गर्मियों के टाइम में, समर टाइम में अपने जो एनिमल्स होते थे, फ्लॉक्स होते थे, उनको लेकर आते थे। और या फिर ये जो झुंड होते थे उनमें या तो शेपर्ड्स होते थे या फिर जो लेबर होते थे जो एग्रीकल्चर में हेल्प करते थे, या फिर ऐसे सैनिक होते थे जो सोल्जर्स होते थे जो रेंट पे या उनको हायर किया जाता था। इस तरह के लोगों के झुंड आते थे, ग्रुप्स आते थे। साथ ही इस तरह जो ग्रुप आते थे उनमें से कई लोग पावर गेन करके वहीं पर सेटल हो जाते थे और कुछ और ज़्यादा अच्छा पोजीशन भी प्राप्त कर लेते थे, जिनकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल बन जाते थे और धीरे धीरे करके वो जो किंग होते हैं वो भी बनने लगे थे। यहाँ पर जो ग्रुप्स आते थे उनमें अकेडियंस थे, एमोराइट्स थे और असीरियंस थे और आर्मेनियंस भी आते थे। मारी के जो किंग होते थे वो मोस्टली अमेरोइड्स थे, जो कि यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो यहाँ के हम रहने वाले लोग थे, उनसे अलग होते थे। उनका ड्रेसअप भी अलग होता था। और ये जो किंग होते थे वो अपने जो मेसोपोटामिया के गॉड थे उनका तो रेस्पेक्ट करते थे, साथ ही उन्होंने अपने जो देवता थे, भगवान थे, जिन्हें डैगन के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी मंदिर वहाँ पर बनाया था, टेम्पल बनवाया। और ये जो गॉड थे डैगन के नाम से जाने जाते हैं, ये स्टेपी के या जो मैदान थे घास के, उनकी देवता माने जाते हैं। मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी थी उसमें बहुत तरह के लोग आते थे, उसकी वजह से वहाँ का जो कल्चर था वो बहुत ही इंटरमिक्सअप हो गया था। काफ़ी सारे अलग अलग जाति प्रजाति के लोगों की वजह से बहुत ऐसा समाज बन गया था जहाँ पर बहुत तरह के लोग, बहुत अलग अलग जातियों के प्रजातियों के लोग रहते थे और उसी की वजह से उसकी जो वाइटलिटी है वो भी सिविलाइजेशन की वो भी बढ़ गई थी। The king of Mari, however, had to be vigilant. Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom, but they were watched. The camps of herders are mentioned frequently in letters between kings and officials. In one letter, an officer writes to the king that he has been seeing frequently fire signal at night, sent by one camp to another, and he suspects that a raid or an attack is being planned. तो यहाँ पर कई प्रजातियों के कई सारे तरह के लोग आते थे, तो उन पर ध्यान भी रखा जाता था, उनको सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि इसके बारे में उनके जो लेटर्स होते थे कम्युनिकेशन के बीच में राजा और उसके जो ऑफिसर्स होते थे उनके बीच में उनका जिक्र भी था। वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन जो ग्रुप होते थे, हर्डर्स थे, उन पर नज़र रखी जाती थी। इसी तरह का एक लेटर मिला है जिसमें एक ऑफिसर ने अपने किंग को लिखा है कि ये नाइट में उन्होंने
फायर साइंस देखे जो कि एक ग्रुप या एक कैंप से दूसरे कैंप को भेजे जा रहे थे, तो उसे ऐसा सस्पेक्ट है, ऐसा शक हो रहा है कि कहीं किसी रेड या किसी अटैक की प्लानिंग की जा रही है, किसी हमले की प्लानिंग की जा रही है। Located on the Euphrates in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, and various other goods that were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral-rich upland of Turkey, Syria, and Lebanon, Mari is a good example of an urban center prospering on trade. Boats carrying grinding stone, wood, and wine and oil jar would stop at Mari on their way to the southern cities. Officers of this town would go aboard, inspect the cargo, and levy a charge of about 1/10 the value of the goods before allowing the boat to continue downstream. Barley came in special grain boats. Most important, tablet refers to copper from Alasia, the island of Cyprus known for its copper, and tin was also an item of trade. So bronze was the main industrial material for tools and weapons. This trade was of great importance. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. तो मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था या ऐसे जगह पर प्राइम पोजीशन पर था जहाँ से होकर जो रिवराइन रूट की वजह से कम्युनिकेशन जो होता था, ट्रांसपोर्टेशन जो होता था, उसकी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पे था, क्योंकि वहाँ से होकर ही आगे की तरफ जो बोट्स हैं वो जाती थी जिनमें वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और अलग बहुत ही वेरियस टाइप्स के गुड्स को कैरी किया जाता था। तो उनके जो यहाँ से साउथ की तरफ से मिनरल रिच जो अपलैंड है, टर्की, सीरिया, लेबनान, वहाँ की तरफ जाते थे। तो मारी इसका बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत गुड एग्जांपल है, जो कि अर्बन सेंटर पोजीशन था ट्रेड की वजह से। वहाँ से जो भी बोट जाती थी वह वहाँ पे मारी रुकती थी और वहाँ का जो ऑफिसर्स होते थे वो इसको इंस्पेक्ट करते थे कार्गो को, और उसका 1/10% जो भी उसके चार्जेस होते थे, सामान जो भी उसमें होता था उसका लेवी लेते थे, उसका टैक्स लेते थे। उसके बाद ही वो आगे बढ़ने की परमिशन देते थे उन बोट्स को। इसी के साथ में जो ग्राइंडिंग स्टोन होते थे और जो वुड होती थी या वाइन और ऑयल जार होते थे, उनको ले जाने वाले जो बोट्स होती थी वो भी वहाँ पर रुकती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ से जो साइप्रस की जो टैबलेट्स मिली है उसमें कॉपर के बारे में बताया है, और ये कॉपर और जो टिन है वो बिज़नेस की वजह से या ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था, इंडस्ट्रियल मटेरियल था। इससे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। तो मारी जो किंगडम है वो मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहाँ की सेना की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसका जो प्रॉस्पेरिटी थी उसकी वजह से वो बहुत ही भले ही सेना अच्छी नहीं थी वहाँ की, लेकिन फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया था उसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से। नाउ द प्लेस एट मारी ऑफ किंग जिम्ब्रेलिन। द ग्रेट Palace of Mari was the residence of the royal family, the hub of administration and a place of production, especially of precious metals ornament. It was so famous in its time that a minor king came from North Syria just to see it, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Mari, Zimrelin. Daily list revealed that huge quantities of food were represented each day for the king's table: flour, bread, meat, fish, fruit, beer, and wine. He probably ate in the company of many others in or around courtyard 106, paved white. You will notice from the plan that the place had only one entrance on the north. The large open courtyard, such as 131 or
were beautifully paved. The king would have received foreign dignitaries and his own people in 132, a room with wall paintings that would have awed the visitors. The palace was a sprawling structure with 260 rooms and covered an area of 2.4 hectares. तो एक जो जिब्रिलिन का एक किंग थे, उनका महल के बारे में पता है जो मारी में है। ये एक बहुत ही फेमस और ग्रेट पैलेस है जिसमें जो रॉयल फैमिली है वो उसके फैमिली मेम्बर्स रहते थे, और ये एक ऐसा हब था एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो प्रोडक्शन होता था, स्पेशली जो प्रेशियस मेटल से ऑर्नामेंट्स बनते थे उनको बनाने का एक हब था या एक प्लेस था। ये अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ पर जो सीरिया के किंग थे वो लोग वहाँ पर उसे देखने के लिए आते थे, और अपने साथ में जो राजा थे जिब्रिलिन, उनके नाम के अन्य उनके लिए जो उनके नोन रिलेटिव थे या जो किंग होते थे दूसरे, उनका लेटर लेकर आए थे। इसके साथ ही वहाँ पर जो डेली खाना सर्व होता था उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक टाइम में खाना सर्व होता था, जिसमें ब्रेड और मीट, फिश और फ्रूट, बियर और वाइन हुआ उनके साथ में परोसी जाती थी। तो ये जो खाना केवल एक अकेले किंग के लिए नहीं होता था, बल्कि उसके साथ में जो और भी उसके फ्रेंड्स होते थे या जो भी रिलेटिव्स थे उनके साथ में बैठकर वो खाता था, खाना साथ में लिया करता था। और अपने जो फ्रेंड्स थे उनके मिलने के लिए एक अलग आंगन था, कोर्टयार्ड था, वो कि 106 उसको नंबर दिया गया है रूम को। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स से मिलता था और खाना भी वहीं खाया जाता होगा। और जो इसका मैप है उसको देखने से पता चलता है कि जो इसका एंट्रेंस था नॉर्थ में, सिर्फ एक ही एंट्रेंस था नॉर्थ में बना हुआ, और एक और कोर्टयार्ड है जो कि 103 जिसे नंबर दिया गया है, बहुत ही सुंदर बना हुआ था वो भी। और एक दूसरा जो रूम है वो वहाँ पर जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही सुंदर है। वो जो भी विजिटर्स होते थे उनके लिए उनके देखने के लिए लगाई गई थी वहाँ पर। और जो ये महल था, पैलेस था, वो इतना बड़ा था कि उसमें 260 रूम्स थे, और साथ ही जो इसका एरिया था वो 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ था।